आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी तोता। एक तोता था। वह बड़ा मूर्ख था। उसे गाना तो आता था, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, छलांगे भरता था, आकाश में उड़ता था, लेकिन कानून और कायदे के नाम से भी वाकिफ न था। राजा ने कहा, ऐसा तोता किस काम का? ऐसे तोते से किसी तरह का फ़ायदा नहीं, नुकसान अवश्य है। उपवन में फल खा जाता है, जिससे राजा को मंडी के फल बाजार में घाटा लगता रहता है। राजा ने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा दिलाने का काम राजा के भांजे के जिम्मे किया गया। पंडितों की सभा बुलाई गई। उसमें विचार करने के लिए विषय रखा गया, तोते की अशिक्षा का कारण क्या है। इस पर विद्वानों के बीच गहरा विचार हुआ। आखिर निश्चय किया गया कि तोता अपना घोंसला साधारण घास फूल से बनाता है। ऐसे घर में विद्या नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि तोते के लिए कोई श्रेष्ठ पिंजरा बना दिया जाए। विद्वानों को इस सूझ के लिए खासी भेंट दी गई। वे भी दक्षिणा लेकर प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर चले गए। पंडितों के निर्णय के अनुसार कार्यवाही शुरू हो गई। सुनार को बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा गढ़ने में जुट गया। ऐसा अनोखा पिंजरा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के आदमी इकट्ठा होने लगे। कोई कहता, शिक्षा की तो समाप्ति हो गई। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो अनोखा बन गया। इस तोते की भी क्या तकदीर है। अनोखा पिंजरा बनाने के लिए सुनार को इनाम के रूप में भरी हुई थैलियां भेंट की गई। वह उसी वक्त अपने घर के लिए विदा हो लिया। पंडित जी को बुलाया गया। वे उस तोते को शास्त्र पढ़ाने लगे। वे कहने लगे, यह काम थोड़ी किताबों का नहीं है। राजा के भांजे को जब यह मालूम हुआ तो उसने किताबें लिखने वाले को बुलाया गया। किताबों की नकलें की जाने लगी। नकल में नकलें होने लगी। कुछ ही दिनों में नकल की गई किताबों के पहाड़ की तरह ढेर लग गए। जिस किसी ने उन ढेरों को देखा उसने यही कहा, क्या बात है, इतने शास्त्रों को रखने के लिए स्थान भी नहीं मिल सकेगा। नकल करने वालों को भारी इनाम दिए गए। वे लद्दू बैलों पर लाद लाद कर अपने अपने घर की ओर विदा हो गए थे। उनके संसार में आर्थिक तंगी का नामो निशान भी नहीं रहा। अनोखे पिंजरे की देखरेख में राजा साहब के भांजे अधिक व्यस्त रहने लगे। उनके पास समय भी नहीं बच पाता था। दिन रात इसी काम में व्यस्त रहते थे। मरम्मत के काम भी होते रहते थे। पिंजरे को झाड़ना, पोंछना, पॉलिश करने वालों की कमी न आने दी जाती थी। जो कोई भांजे साहब के काम को देखता, यही दुहारता कि उन्नति हो रही है। तोते की शिक्षा वाले काम पर बहुत सारे आदमियों को लगाया गया और उन आदमियों के काम की जांच पड़ताल और देखने के लिए भी अनेक आदमियों को लगाया गया और उनकी देखरेख के लिए भी आदमियों को रखा गया। सभी हर महीने मोटी मोटी तनख्वाह लेकर अपनी अपनी पेटियां भरने लगे। काम पर लगे हुए सभी आदमी बहुत खुश रहने लगे। उनके चाचा के मौसे के लड़के आदि सब खुश हुए। बड़े बड़े कमरों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर आराम से बैठ गए। दुनिया में अनेक चीज़ों की कमी खटकती रही, लेकिन चुगलखोरों का कोई अभाव नहीं है। एक की तलाश करो, 1000 मिल जाते हैं। वे कहने लगे, पिंजरे का तो विकास हो रहा है, किंतु तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं दिखाई देता। उनके मुंह से निकली बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा ने अपने भांजे को हाजिर होने का आदेश भिजवा दिया। भांजे ने कहा, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने निवेदन किया, महाराज, यदि सच सच सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलवा दीजिए, विद्वानों को बुलवा लीजिए, पिंजरे की मरम्मत करने वालों और मरम्मत की देखरेख करने वालों को बुलवा लीजिए। चुगलखोरों को दाना पानी हाथ नहीं लग पाता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें उछालते रहते हैं। भांजे साहब का उत्तर सुनकर राजा ने पूरे मामले को अच्छी तरह समझ लिया। प्रसन्न होकर राजा ने भांजे के गले में उसी समय सोने का हार पहना दिया। एक दिन
राजा के मन में आया कि एक दफ़ा अपनी आँख से भी देख लिया जाए कि तोते की पढ़ाई किस तरह चल रही है, कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। महाराज अपने मंत्रियों, महल के दोस्तों और मुसाहिबों के साथ विद्या भवन में जा पहुँचे। वहाँ राजा के पहुँचते ही द्वार पर ही शंख, घड़ियाल, ढाल, ताशे, खुदरक, नगाड़े, तुरियाँ, भेरियाँ, दमामे, कासे, बांसुरियाँ, झाल, करताल, मृदंग, जगझंप आदि अपने अपने आप ही बजने लगे। पंडित लोग अपनी अपनी चोटियों की जोर जोर से हिलाते हुए ऊंचे स्वर में मंत्रों का उच्चारण करने लगे। पिंजरे के काम में लगे हुए मिस्त्री, मजदूर, सुनार आदि भी महाराज की जय जयकार करने लगे। उनके चचेरे, मौसेरे, फूफेरे और ममेरे भाई भी जय जयकार करने लगे। भांजे ने निवेदन किया, महाराज अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं ना? महाराज ने अचरज भरी निगाहों से चारों ओर देखते हुए कहा, आश्चर्य शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजे ने निवेदन किया, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी किसी तरह कम नहीं है। राजा बहुत खुश हुए और लौट आए। ड्योढ़ी के बाहर हाथी की सवारी को तैयार हुए कि पास ही के झुरमुट में छिपा बैठा चुगलखोर कहने लगा, महाराज आपने तोते को तो देखा ही है क्या? महाराज सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने विचार किया, अरे हाँ, यह तो बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को देखा ही नहीं। वे वहाँ से फिर विद्याशाला की ओर लौट पड़े। पंडित से कहा, मुझे यह देखना है कि तुम तोते को किस रीति से पढ़ा रहे हो। पंडित राजा को पढ़ाई की व्यवस्था और शैली दिखाने लगे। उनकी शैली देखकर महाराजा खुश हुए, फूले नहीं समाये। पढ़ाने की शैली तोते की तुलना में इतनी बड़ी थी कि वहाँ तोता नाम का कोई जीव दिखाई ही नहीं दे रहा था। राजा ने विचार किया, अब तोते को देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। महाराज अच्छी तरह जान गए कि तोते की पढ़ाई की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी या भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी का तो नाम भी न था, वहाँ केवल ज्ञान ही ज्ञान था, केवल शिक्षा थी। आसपास ढेर सारी किताबें जमा थी, उनके पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुख में घुसेड़े जाते थे। तोता गाना भूल गया था, चीखने चिल्लाने के लिए कोई अवसर न रह गया था। तोते का मुंह ठसाठस भर गया था, जिससे उसका बोलना कतई बंद हो गया था। उस हाल को देखने वाले भी रोंगटे खड़े हो जाते। राजा संतुष्ट हो वहाँ से चल दिए। ड्योढ़ी के बाहर हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने एक सरदार को आदेश दिया कि चुगलखोर के कान अच्छी तरह खींच देना। तोता शिक्षा पाता हुआ इस शैली से प्रतिदिन अधमरा होता गया। सभी ने यह समझा कि शिक्षा की प्रगति अति आशाप्रद है। फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अभी छूट नहीं पाया था। प्रातःकाल होते ही वह प्रकाश की ओर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी बीमार चोंचों से सोने के पिंजरे की ताड़ियाँ काटने लग जाता था। एक दिन सुबह सुबह जब वह इस तरह की हरकत कर रहा था तो कोतवाल ने देख लिया। वह गरज उठा, यह कैसा गुनाह कर रहे हो? तुरंत ही लोहार को बुलाया गया। लोहार आग मथी और हथौड़ा लेकर हाजिर हो गया। वह धमाधम लोहा पीटने लगा। शीघ्र ही लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के पंख भी काट दिए गए। उसे पर्याप्त सजा दी गई। राजा के रिश्तेदारों ने हांडी जैसा मुंह लटका दिया और सिर हिलाते हुए कहा, इस देश में पक्षी केवल मूर्ख ही नहीं अपितु नमक हराम भी है। इस घटना के बाद पंडितों ने शिक्षा का नया अध्याय रचा। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर कांड रचना शुरू कर दिया, जिसे शिक्षा या पढ़ाई कहा जाता है। लोहार का धंधा चमक गया। उसे मिलने वाले इनाम से उसकी पत्नी की अंगों पर सोने के जेवरात शोभित होने लगे। कोतवाल की बुद्धिमानी देखकर राजा ने प्रसन्न हो उसे शीरोपाव भेंट किया। तोता दम तोड़ बैठा। किस दिन और कब मरा, इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। चुगलखोरों ने तेजी से अफवाह फैला दी, तोता मर गया, तोता मर गया। राजा ने भी खबर सुनी तो अपने भांजे को हाजिर होने का हुक्म फरमा दिया। भांजा उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, भांजे साहब, यह क्या सुन रहे हैं? भांजे ने निवेदन किया, महाराज
तोते की पढ़ाई पूरी हो चुकी है? राजा ने सवाल किया। अब भी वह उछलता कूदता है? भांजे ने कहा, महाराज अब यह हिमाकत नहीं करता, अब भी उड़ता है, नाम ही नहीं लेता। अब भी गाता है? नहीं। दाना पानी न मिलने पर अब भी चिल्लाता है? नहीं। राजा ने कहा, एक दफ़ा तोते को हाजिर करो, मैं उससे देखना चाहता हूँ। तोता दरबार में लाया गया, साथ में कोतवाल भी मौजूद था। उनके पीछे सिपाही और घुड़सवार भी थे। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने कहा, हाँ की और न की ना ही। उसके पेट में किताबों के सूखे पत्ते ज़रूर खड़खड़ाने लगे। बाहर बसंत की दक्षिणी हवा में नई किसलयों ने अपनी आह से वन में आकाश को बेचैन कर दिया। तो यह थी आज की कहानी तोता। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।